एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग अगर एससी का लिया जाए तो 2022 के अकॉर्डिंग 57,000 कुछ मामले आए हैं। तो आप लोग ये क्यों नहीं बता पा रहे कि हमारे खिलाफ इतने केसेस हुए हैं? मतलब ऐसा क्या लूफॉल यहाँ पे हो जा रहा है? मैम, सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ पे जितने केसेस होते हैं सब रजिस्टर हो पाते हैं? मुझे लगता है नहीं हो पाते हैं। मेरे साथ व्यक्तिगत कि मैं अहिर जाता हूँ, कई बार आपको दोस्तों में ही बोल दिया जाता है कि जाओ भैंस चराओ। ये पर्सनल टिप्पणी शायद उतने लेवल की नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपके मानसिक रूप से कितना आपको परेशान कर सकती है। मेरे कुछ जानने वाले बताते हैं कि किस तरीके से उनको पीछे बैठने को बोल दिया जाता है, और ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं, तो बहुत सारी तो अनरिपोर्टेड रह जाती हैं। फिर आपने बोला कि सामने क्यों नहीं आता है? सामने कैसे आएगा? कहीं ना कहीं आज मैं भी ये बोल पा रहा हूँ तो बहुत मुश्किल होता है बोलना, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं हेड इंस्टीट्यूशंस में, आपके लोग नहीं हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें। वहाँ पे कुछ एक विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। आपकी जाति के लिए जो सीटें आरक्षित है, कह तो दिया जाता है कि आरक्षण है, आरक्षण है, आरक्षण आरक्षण आज तक सही से लागू हुआ? इंस्टीट्यूशंस में देखिए, सबसे बड़ा इन सबका जो जड़ है, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा भेदभाव मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे होता है। हाँ, इंस्टीट्यूशंस में है। आप देखिए, अभी मनोज कुमार झा ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था कि कितनी सीटें खाली हैं, तो उसमें आप देखिएगा एससी, एसटी, ओबीसी की लगभग 60% सीटें सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में खाली हैं। आईआईटीज़ का डेटा उठा के देख लीजिए, वहाँ पे सीटें खाली हैं। जब आपके लोग नहीं होंगे, आपको ऊपर से संरक्षण नहीं मिलेगा, आपको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होंगे, तो आपके साथ अगर कुछ हो भी जाएगा ना, तो आप जाने में एक बार सकुचाओगे यूँ कि अगर आप गए सामने तो आप एक्सपोज हो जाओगे। तो हो सकता है कि आप जो अभी तक कम फेस कर रहे थे, तो क्या उसको हम ज़्यादा यहाँ ही पे फेस ये करोगे। समझे कि जो दलित पिछड़ा का राजनीतिक नेतृत्व है वो कम है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा? मैम, मुझे लगता है कि दलित पिछड़ा का जो नेतृत्व है वो मजबूत है, पर इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने आसपास एक सिस्टम क्रिएट कर सके। आप देखिए कि ये गैजेट आया, उसका विरोध 2 दिन हुआ, नैरेटिव्स चली, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला, 2 दिन, हार्डली 2 दिन, और उतने में सुप्रीम कोर्ट बैठ जाता है, पीआईएल इसमें एक्सेप्ट कर ली जाती है। पर वही और भी इतने कानून आए, लोगों की हेयरिंग और ये एनआरसी, तब सुप्रीम कोर्ट सोया रहता है। अब यही चीज़ कि अब हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है समर्थन में कि बहुत ज़रूरी है, जो भेदभाव बढ़ रहे हैं, जो हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, जो हकों को दबाया जा रहा है, उसके लिए हम लोग भी सड़कों पे आए हैं। हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? न मीडिया सुन रही है, न सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। आप एक सिस्टम देखिए जो क्रिएटेड है, आप यूनिवर्सिटी देखिए, सचिवालय देखिए, सुप्रीम कोर्ट देखिए, कहीं भी देखिए, तो आपको वो सिस्टम नहीं मिल रहा है। मीडिया में देख लीजिए, मीडिया की रिपोर्ट है 90% के ऑक्सन की रिपोर्ट है अभी कि 90% लगभग वो सवर्ण जातियों का कब्जा है। वो कैसे है जब पहले से ही आपके पास धन, बल और ज़मीन सब कुछ है? जिसके पास कुछ नहीं है वो तो उठ के आया है ना, तो आप उसको अभी से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये इस पोजीशन तक भी पहुंच पा रहा है तो आपको मिर्च लग रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक दूसरे स्टेट से आए हैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो जाति को लेके आपका वहाँ पे किस तरीके से नज़रिया रहा, यहाँ पे किस तरीके से नज़रिया रहा, यहाँ या ये जो जातिगत भेदभाव है इसका जो संरचनात्मक रूप से यहाँ भी है, ये किस तरीके से है? इस पर्सपेक्टिव में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मैं एक गांव से आता हूँ, राजस्थान के एक छोटे से गांव से आता हूँ। वो गांव के अंदर जो जातिवाद है वो बहुत ही साफ दिखता है आपको। आपकी बस्ती एक गांव से कट के साउथ साइड में, जो हमारे यहाँ पे जोहड़ उसको कहते हैं, सार्वजनिक ज़मीन होती है, उनकी ज़मीन भी वो होती नहीं है बस्ती में। ज़बरदस्ती वो सार्वजनिक ज़मीन पे कहीं पे रहने के लिए वो इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद सरपंच से बार बार रिक्वेस्ट करके कभी कोई हमारा मनपसंद सरपंच आ जाता है तो पट्टे मिल जाते हैं। तो गांव में वो जो जातिवाद था वो एकदम साफ दिखता था। लेकिन जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटीज़ में आया अपनी 12th क्लास पास करके, तो वो आपको डायरेक्ट उस तरीके से नहीं दिखता है। उसकी एक अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। वो आपको, जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो अब जब आप एंटर होते हैं तो वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछते कि आपकी जाति बताओ, वो डायरेक्ट पूछते हैं आपकी रैंक क्या है। रैंक के बाद में वो बोलते हैं अच्छा आप रिजर्व कैटेगरी से। उसके बाद फिर आपको पूरी आइडेंटिटी, आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी क्षमता, वो सब बस उस एक रैंक पे, उस एक आइडेंटिटी पे वो लिमिट कर देते हैं। वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग टॉपर होके आते हैं, वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उनको उनकी कैटेगरी के नाम पे उनको वहीं पे रोक दिया जाता है। तो बात ये है, एंड मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो
जाति के बारे में जो पहले भी मेरा गांव में मैंने देखा था, लेकिन उतना समझ में नहीं आता। आपको इजीली आप चीज़ें नहीं समझ पाते। इंजीनियरिंग में बार बार एक माहौल बनाया जाता है कि आप अपने आप से ही नफरत करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ खामियां हैं, इस समाज में कुछ खामियां नहीं है। जब आप संरचनात्मक बात कर रहे हो स्ट्रक्चर में, जब बहुत बाद में मैं अम्बेडकर के बारे में बात करता हूँ, जाति के बारे में बात करता हूँ, वो सोच बहुत रिसेंट में डेवलप हुई है। मैं जब इंजीनियरिंग में था मुझे पता भी नहीं था कि अम्बेडकर कौन था, क्या था, जबकि उनकी वजह से मैं पहुंचा उस स्पेस में। उसके बाद जब मुझे पता लगा तो फिर वो सेल्फ ब्लेम की वजह से वो स्ट्रक्चर ब्लेम आया कि कैसे वो जातिगत जो चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आप देखिए, फिर आप क्लास के अंदर देखिए आपके साथ टीचर कैसे बिहेव करता है। जब किसी के साथ मान लो आप ये देखिए, आप जब किसी एग्जाम में कुछ नंबर कम आते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट के नंबर कम आ सकते हैं, पर एक खास कास्ट के नंबर कम आते हैं तो टीचर उस पर बोलता है कि इसको रस्टिकेट करो। पर वही सेम किसी सवर्ण के आते हैं तो कहते हैं नहीं हमारा ही है, कोई नहीं, बात अगली बार पढ़ लेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से संस्थात्मक इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर आप एडमिशन लेने जाओ, हम ये बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है। जब इंस्टीट्यूट के अंदर जब एडमिशन लेने जाता है, उसी के पहले उसको बाहर भगा दिया जाता है। तो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, एंटर होने का डिस्क्रिमिनेशन है, अंदर जाने के बाद क्लासरूम के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, क्लासरूम के बाद हॉस्टल में जाओगे, हॉस्टल में आप मेस में क्या खाना खाने जा रहे हैं, आप अगर नॉनवेज खाने जा रहे हैं तो आपके नॉनवेज खाने के नाम पे मार दिया जाता है। तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं? आपका रूममेट अगर किसी दूसरी इस तरीके का बैकग्राउंड का, वो आपको दिन भर सुबह से शाम ये सब सुनाता रहता है, तो कहाँ है? तो ये पूरा संस्थात्मक जो स्ट्रक्चर्ड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अगेंस्ट में ये रूलिंग्स आया। इस रूलिंग्स को इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि उसमें कुछ खामियां हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन नहीं किया है। जो यूजीसी 2012 की जो रेगुलेशन था, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन के 28 पॉइंट से डिफाइन किया गया था, जबकि इसमें वो गायब है। तो अगर जो जैसे उस 2012 वाले में ये था कि आपका जो स्कॉलरशिप है वो अगर नहीं मिल रहा है, सपोज करिए SC/ST को, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन में माना जाएगा कि कैसे इनका स्कॉलरशिप आपने रोका गया। लेकिन आज अगर हम इसी सेम रेगुलेशन को यूज करके हम ये कहें कि मेरा स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है स्टेट, और इसलिए डिस्क्रिमिनेशन, वो कहेगा फंड नहीं आ रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन उसको अलाउ नहीं करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को आप पहले तो डिफाइन करिए, उसके बाद, क्योंकि 2012 के अंदर इन्फोर्समेंट वाला लॉ नहीं था। इवन 2012 के बाद रोहित वेमुला हुआ, तो 2015 में रोहित वेमुला की 9 महीने की नहीं मिली थी उसको स्कॉलरशिप। 2012 का रेगुलेशन तो था, पर वो इन्फोर्स्ड नहीं था। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि ये इन्फोर्स्ड है। इसके अंदर अगर आप वो लागू नहीं कर रहे हैं तो आपको यूजीसी फंड नहीं देगा। अब उसके अंदर भी एक लॉजिकल बात ये है कि यूजीसी के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, केवल उन्हीं का फंड रोक सकता है यूजीसी। अब जैसे IITs, IIM है, वो यूजीसी के अंडर में नहीं आती हैं, तो उनके अंदर ये लागू नहीं होगा। तो ऐसे कुछ खामियां हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम इसकी पॉजिटिव भी लेके और जो खामियां हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके हम रिफॉर्म की भी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसमें ये है कि जब जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे केसेस आएंगे, तो इस केसेस के आने के बाद कमिटी बैठेगी, फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, और इस पे कुछ ऑफेंसिव पाया जाता है तो पुलिस के पास जाएगा केस। इस पे आपका क्या नज़रिया है, जिसको लेके स्वर्ण बहुत विरोध दर्ज कर रहा है? इसको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, इसमें इस रेगुलेशन में जो यूजीसी का रेगुलेशन आया है, उसमें सिर्फ कास्ट ही बेसिस नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का, ये क्लियरली मेंशन है कि और भी बेसिस हो सकते हैं। उस आधार पर जैसे कास्ट के अलावा जेंडर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, और कई सारे हैं। तो उस आधार पर अगर यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसके केसेस आते हैं, तो कमेटी जो बनती है वो प्रूफ के आधार पर पनिशमेंट का जो भी एक्शन लिया जाना है वो लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, जैसे मैं या कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया कि ये हमको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या कर रहा है, ठीक, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहले प्रूफ कलेक्ट किया जाएगा। जितने लोग यूजीसी रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट यही है कि उनको ये लग रहा है कि जैसे ही कोई ये वो कहेगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तुरंत उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। कभी किसी जुडिशियल सिस्टम में बिना प्रूफ के तो पनिशमेंट दिया नहीं जाता है। और दूसरी चीज़, वो मिसयूज का बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसे सिचुएशन में जब यूजीसी खुद कह रही है कि 118% डिस्क्रिमिनेशन के केसेस बढ़े हैं, ठीक है, ऐसे पॉइंट पर आपको सिर्फ इस बात का डर इसका विरोध करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज किस चीज़ का नहीं होता है? और
मिसयूज होता है, अगर किसी चीज़ का मान लो आपके खिलाफ कुछ मिसयूज होता है जिसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपके लोगों के द्वारा भरा पड़ा है। यूनिवर्सिटीज़ में SC/ST प्रोफेसर्स बहुत गिने चुने हैं, हर एक डिपार्टमेंट का यही हाल है, और वही प्रोफेसर VC और जितने हैं हेड डीन यही सब उस पूरी कमेटी में आने वाले हैं। तो इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि बिना प्रूफ के या मतलब उनको फंसाया जाएगा, जो सवर्णों का डर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें सिर्फ सवर्ण ही विरोध क्यों कर रहे हैं, ये समझने वाली चीज़ है। जब 6-7 ग्राउंड तैयार किया है UGC ने कि डिस्क्रिमिनेशन भाषा के भी आधार पे हो सकता है या जेंडर का लें, तो पुरुषों ने तो विरोध करने का ये ऐसा कुछ आंदोलन नहीं किया कि महिलाओं को शामिल किया गया है, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, हमारे खिलाफ फॉल्स कैसे जा सकते हैं। जितने लोग विरोध किए वो अपने आप को कास्ट बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज किए ना। ये दिखाता है कि उनके अंदर जातिवाद कितना भरा पड़ा है। और ऑफ कोर्स इस रेगुलेशन में कई सारी खामियां हैं, उसको सुधार करके इसको लागू किया जाना चाहिए। कैसी खामियां? खामियां, एक जगह पहली चीज़ तो EWS का मेंशन है। ठीक, आप देखिए EWS में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो तथाकथित अपने आप को ऊंची जात का बताते हैं, उसमें लगभग 80 से 90% बच्चे आ जाते हैं। ठीक, EWS को मेंशन करके आप उसमें एक तरह का एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, जैसे कि योगेंद्र भाई बताए कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन नहीं किया गया है कि किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, पूरा एकदम ओपन छोड़ दिया गया है। वो कमेटी जिसमें ज़्यादातर संभावना है कि सवर्ण प्रोफेसर रहेंगे, सवर्ण सदस्य रहेंगे, वो डिफाइन करेंगे कि इसको हमको डिस्क्रिमिनेशन कंसीडर करना है या नहीं। जिनका कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कास्ट बेस या जेंडर बेस, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एक तो प्रोफेसर सवर्ण है ज़्यादातर, दूसरा वो मेल हैं, महिलाएं नहीं हैं, और बेसिस जो है, ठीक है, बेसिस डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस का, उसमें पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि मतलब अलग अलग सेक्शन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। तो वो लोग डिफाइन करेंगे कि कोई ऐसा रिमार्क जो किसी डिजेबल स्टूडेंट या फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट को दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, जो कभी ऐसा फेस नहीं किया है। तो इसमें प्रॉपर पहली चीज़ तो डिस्क्रिमिनेशन को डिफ़ाइन किया जाना चाहिए, और जो EWS या और तरह की एम्बिग्विटी उसमें है, उसको प्रॉपरली क्लियर करना चाहिए कि किस आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन को कंसीडर करेंगे और इसका क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे नारे लग रहे थे, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, तो स्वर्णों का कहना है कि आप ऐसे नारे क्यों लगा रहे हो, तो इसके पर्सपेक्टिव में आपका क्या कहना है? नारे लगाने में तो खैर क्या दिक्कत है, जब वो लोग खुले आप बोल सकते हैं तो हम लोग को लगाने में नारे में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन हो गई, जाहिर सी बात है, नारे इतना और स्टार्टिंग उन्होंने की थी, तो उसके बदले में ये एक्शन हो रहा है। और बल्कि इस पर इतना कोई खास विरोध होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2023 का भी एक एक्ट है रेगुलेशन का, तो उसमें भी OBC को मेंशन किया गया था, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया है। और आज जो पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है वो 3(1)(c) का, उसमें लिखा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में SC, ST और OBC, उनको सिर्फ और सिर्फ OBC से ही दिक्कत कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ कैसे हो सकता है। भाई ने तो अभी बताया कि भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, अभी आशुतोष भाई ने बताया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, कि बोलते हैं कि भाई हीरो तुम जाकर भैंस चराओ, तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? OBC को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? तो सारा का सारा वो जो पूरा मामला है तो उसी को ले गया। और उसके नीचे वाले में 3(1)(e) में साफ किया गया है कि भाई, और उसमें EWS को भी रखा गया है कि भाई अगर इनके साथ भी 5 ग्राउंड जो रखे हैं, 5 ग्राउंड के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इन लोगों के भी साथ डील किया जाएगा। तो ये पूरा मामला इस तरीके से अभी चल रहा है। इसमें ना 1-2 चीज़ें और समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद क्यों कह रहे हैं, उनको पहले समझ लेना चाहिए कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद है क्या। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जन्म आधारित श्रेष्ठ मानते हैं। वो हमेशा मानते हैं कि हम पैदा ही हुए हैं, दुनिया में जो श्रेष्ठ क्षमताएं हैं उनके साथ पैदा हुए हैं और हम में कुछ बुराई नहीं हो सकती है। और वो क्या कहते हैं कि ये जो वसुंधरा है ना, उसको भोगने का हक हमें ही है। तो वो जन्म के आधार पर मानते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें कोई योग्यता है, बस उनका जन्म उस परिवार में हो गया है जिनका शिक्षा पे, शास्त्र पे
धनधरती पे, संस्थाओं पे, सब पे उनके पूर्वजों का कब्जा रहा है अनधिकारिक रूप से, जिन्होंने समाज में अधिकतर लोगों को अशिक्षित रख के उनको कथाएं पढ़ा के कपोल और उनका जो है शोषण किया, उनको गुमराह करके रखा। तो जो भी जन्म के आधार पर अपने को आपको श्रेष्ठ मानता है और ये मानता है कि इस देश में जो धन रहती है उस पर मैं राज करूँगा, मेरा पहला अधिकार है, और जो संस्थाएं हैं उनको ही मैं रिप्रेजेंट करूँगा, देश को मैं रिप्रेजेंट करूँगा, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। जो वेदों के बारे में कहा जाता है ना कि वो अकाट सत्य है, अरे भाई वेद पढ़ोगे, जानोगे उसमें क्या सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, आप समझ जान जाओगे कब की बात है वो। और वो कह रहा है कि नहीं, मेरे गाय की जो है कि थन हमेशा भरे रहें और दूसरों के सूख जाएं, और जो पानी बरसे तो मेरे खेतों में बरसे। तो वेदों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि लोग ये समझ लें कि जो भी अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है और इन सारी चीज़ों पर अपना पहला अधिकार मान रहा है अयोग्य होते हुए भी, वो क्या है, ब्राह्मणवाद है। वो कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। परिवारों में भी ये लड़ाई होती है, तो परिवारों में भी ये ब्राह्मणवाद है। तो ये जो विभेद की नीति है ये ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। इसलिए ये इसके खिलाफ नारा लग रहा है, उस नीति के खिलाफ लग रहा है। अब भाई इसको ये कहें कि नहीं ये क्षत्रियवाद क्यों नहीं है, ये शूद्रवाद क्यों नहीं है, ब्राह्मणवादी क्यों नहीं क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि जिन शास्त्रों से ये नीति आ रही है, जिन ग्रंथों से ये नीति आ रही है, उनकी रचना इन्हीं ब्राह्मणों ने की है। मनुस्मृति हो या जितने भी वेद पुराण शास्त्र ये हैं जिनमें ये विभेदकारी बातें लिखी हुई हैं, जिनको धर्म का तंगवा दिया गया कि ये धर्म है, धर्म की रक्षा करना। एक मज़ेदार मुझे यहाँ पे वो घटना याद आ रही है। शंभुक का वध आप सभी ने सुना होगा। वो क्या था, यही तो था कि एक ब्राह्मण का बेटा मर गया असमय, तो वो राजा राम के यहाँ चला गया। नहीं, वो मेरा बेटा इसलिए मरा है कि आपके राज्य में कुछ अधर्म हो रहा है। अब अधर्म क्या हो रहा है? अधर्म ये हो रहा है कि एक शूद्र, अति शूद्र नहीं, शूद्र मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं कहा जाता है, वो कथित रूप से तेली जाति के हैं, जिनके आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। और उनके जो है कि ब्राह्मण ऐसा भी मानते हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, कि तेली जाति के व्यक्ति जो है सुबह सुबह से उसका मुंह देख लिया तो दिन खराब हो जाता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। प्रधानमंत्री भी तो तेली जाति के अब यही ऐसा कहा जा रहा देखिए, है। तो उनको गालियां दी गई ना कि तेलिया, हम भूल गया कि अपनी औकात, हम तेरे को बनाए हैं। मतलब इनको ये लगता है कि देखो प्रधानमंत्री भी हम बनाए हैं, प्रधानमंत्री इनके कहे अनुसार चलना चाहिए। यही ब्राह्मणवाद है, क्योंकि उसमें श्रेष्ठता का बोध है कि ये तेली जाति का है, भले प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, राष्ट्रपति है तो क्या हुआ। तो ये जो श्रेष्ठता का बोध है, तो शंभुक का ऐसे एक उस समय पे ऐसा हू हल्ला मचाया गया अनावश्यक रूप से सारे पुजारियों ने कि भाई ये जो है कि शंभुक जो शूद्र है वो पढ़ लिख रहा है, लोगों को शिक्षा दे रहा है, समता की बात, वहाँ पे भी यही बात है। एक बहुत जरूरी पॉइंट निकल के आ रहा है कि शंभुक भी समता पढ़ाने का काम कर रहा था, और यूजीसी एक्ट जो एक्ट है, गैजेट है 2026, ये भी समता बढ़ाने के लिए आया है। तो जब भी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ समता की बात आती है, तो ये जो मनुवादी लोग हैं इनको लगता है ये तो हमारे हथियार हैं, आदिवासी और दलितों पे कौन हमला करवाएगा, इनको बलगरा के रखते हैं धर्म के आधार पर, तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इनके हाथ से निकलना मतलब ये पूरी जो खड़ी व्यवस्था है गैर बराबरी की, वो बदलने का इनको डर लगता है, क्योंकि इसमें इनको विशेष अधिकार इन्होंने ले रखे हैं। तो एक तो ये है कि ये इसमें इसकी सामाजिक नीति है कि ये पिछड़े वर्ग को जो है ब्राह्मणवादी सोच से या हिंदुत्व का जो एजेंडा है उससे बाहर नहीं आना देना चाहते। एक राजनीति भी, एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, एक राजनीति भी है इसमें ठाकुर और ब्राह्मण के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक कोई शंकराचार्य है, वो बदतमीज आदमी है, वो बाबा साहब को सम्मान से बात नहीं करता है, तू तड़ाक करके बात करता है, इसलिए वो बदतमीज है और शंकराचार्य बना हुआ है। वो राजनीतिक अनर्गल बातें करता है। वहाँ पे कुछ विवाद हुआ तो वहाँ की सरकार ने जो है उसके साथ, जो भी सरकार है भाई वो तो व्यवस्था बनाएगी अपनी, उसने किया व्यवस्था, उसके आधार पर सारे ब्राह्मण जो है चिढ़ गए किससे, क्षत्रिय मुख्यमंत्री से। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्चस्व की लड़ाई में दलित पिछड़ा आदिवासी कैसे पिस रहा है, तो अब ब्राह्मणों को लगा कि भाई ये भाजपा जो है अब ये हम जो मनुवादी एजेंडा लागू करना चाह रहे हैं ये कर नहीं रही है, तो उनके लिए ये अनावश्यक मुद्दा मिल गया। ये अनावश्यक मुद्दा है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं है, कोई भी पढ़ेगा समझेगा जानेगा। तो ये कभी मैं देखा हूँ सवर्ण लड़की कोई वीडियो बनाई है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो जातिवाद है, वो खुद कह रही है बात, तो लोगों को समझ में आ जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अनर्गल बातें करते हैं। तो वो योगी का विरोध डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा अरे यार ब्राह्मण जो है क्षत्रिय का विरोध कर रहे हैं, तो क्या करो, बीजेपी का विरोध करो। मोदी तो तेली जाति का है, उसको गाली देखो। हम उसकी नीति को समर्थन नहीं करते हैं, उसकी राजनीति को समर्थन नहीं करते हैं,
लेकिन यदि उसकी जाति को गाली देगा तो फिर जाति विरोध का आंदोलन उसका विरोध करेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे आपने अभी बोला था कि नारे क्यों लग रहा है, मतलब किस तरीके से, तो मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि नारे ब्राह्मणवाद ऐसे नारे लगे। हमने तो नहीं कहा कि क्षत्रियवाद या वैश्यवाद, ऐसे तो नारे नहीं लगे, और जातिवाद हो बर्बाद, ये सब नारे लगे, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। तो ये जो नारे हैं, तो ये ब्राह्मणिकल जो आइडियोलॉजी के खिलाफ है। ये किसी पर्टिकुलर कास्ट को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं कि मान लो हम कोई शर्मा को कोई गाली दे रहा है, हमने शर्मावाद का तो नारा नहीं लगाया। तो हम पर्टिकुलर उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है जो आइडियोलॉजी ये मानती है कि हम सोसाइटी में वी आर द सुपीरियर एंड अदर वन इज द इंफीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो इस आइडियोलॉजी के हम लोग खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और इस नारे में कोई मुझे नहीं लगता इस नारे में कोई गलत है। और उनके नारे आप सुन लीजिए, वो तो तलवारें लहरा रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा, तलवारें लहरा रही थी, तलवारें लहरा के बता रहे थे। देखिए उन लोगों ने 2-4 लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट किया है, कहीं कोई भी संविधान या भारतीय संविधान की प्रस्तावना लेके प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है? आप संविधान को नहीं मानते क्या? और वो भी यही कह रहे हैं आप संविधान को नहीं मानते। अरे भाई, हम संविधान को मानते हैं। संविधानिक संस्था ने ये रेगुलेशन लाया है, और हमारे प्रोटेस्ट देखिए आप, संविधान का कॉपी लेके लोग आए हैं, प्रस्तावना की कॉपी लेके आए हैं, संविधान के दायरे में रह के आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, किसी की जाति को गाली नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के पुतले को जूता नहीं मार रहे हैं। ये सब तो नहीं कर रहे ना। तो हम संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं।